Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today is 11th May and time is 1 p.m. and we are going to discuss about constraints and triggers. These are some topics which are included in advanced SQL. So SQL के बारे में हम already discuss कर चुके हैं, ठीक है. So अब हम कुछ एडवांस टॉपिक्स के बारे में जो कि SQL का पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं और ट्रिगर्स क्या होते हैं. सो कंस्ट्रेंट्स पहले देखते हैं. कंस्ट्रेंट्स का मतलब है रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है. यू वांट पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन योर एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स. एक एट्रीब्यूट के ऊपर भी आप रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के ऊपर भी आप कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. सो सबसे पहला जो कंस्ट्रेंट है जो कि नॉर्मल कंस्ट्रेंट है वो है फॉरेन की कंस्ट्रेंट और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है. तो आपको पता ही है कि प्राइमरी की और फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स जो हैं, ठीक है, वो किस तरह से वर्क करते हैं. आज हम पहले वो डिस्कस करते हैं, ठीक है. प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो है वो वेरी सिंपल कंस्ट्रेंट. किसी भी एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को जब आप प्राइमरी की बनाते हो, ठीक है, तो उस पर ऑटोमेटिकली कुछ लिमिटेशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल हो जाती हैं. मसलन जब आप एक एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाते हो तो उस एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो यूनिक होती है, ठीक है. प्राइमरी की में जो एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, जिसको आप प्राइमरी की डिक्लेयर करते हो, उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो ऑलवेज विल बी यूनिक, वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है. नंबर वन, ये एक कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है उस एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज के ऊपर. और नंबर टू, उसकी जो वैल्यूज हैं वो नल नहीं हो सकती हैं, ठीक है. ये प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट है. तो ये दो चीज़ें हैं. जब आप किसी भी टेबल को क्रिएट करते हो और प्राइमरी की डिफाइन करते हो तो उसमें बेसिकली फिर ये दो कंस्ट्रेंट्स अप्लाई हो जाते हैं कि प्राइमरी की वैल्यूज यूनिक होती हैं और प्राइमरी की वैल्यूज जो है वो नल नहीं हो सकती, ठीक है. इस तरह से फॉरेन की जो है, जब आप वो किसी एट्रीब्यूट को फॉरेन की बनाते हो, ठीक है, तो वो बेसिकली उसके ऊपर भी कुछ कंस्ट्रेंट्स अप्लाई होते हैं, ठीक है. फॉरेन की जो है, एक टेबल में एक एट्रीब्यूट होता है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि फॉरेन की के तौर पर बिहेव कर रहे होते हैं. वो किसी दूसरे टेबल में किसी प्राइमरी की को रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है. तो फॉरेन की जो है वो किस तरह से डिफाइन करते हैं, हम इसको देखते हैं. जब आप एक टेबल क्रिएट करते हो, ठीक है, तो आप किस तरह से टेबल क्रिएट करते हो, उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है. क्रिएट टेबल, स्टूडियो, स्टूडियो के नाम से आपने एक टेबल क्रिएट किया. उसमें एक एट्रीब्यूट है नेम के नाम से और उसकी ये टाइप है 4 और इसका ये साइज 30 है, 30 कैरेक्टर्स का साइज है, ठीक है. सो उसको आपने प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया. जब आपने इसको प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया नेम को, तो इसके ऊपर दो कंस्ट्रेंट्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गए, ठीक है. एक ये है कि नेम जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, नेम मस्ट बी यूनिक, ठीक है. एक तो ये कंस्ट्रेंट हो गया. दूसरा कंस्ट्रेंट ये अप्लाई होगा, लिमिटेशन ये अप्लाई होगी कि ये नेम जो है इसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती, ठीक है. अब ये तो हो गया प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट. अब फॉरेन की का कंस्ट्रेंट क्या होता है? अगर आप इसमें स्टूडियो के टेबल में, ये स्टूडियो का रिलेशन है और ये हमारे पास एक और रिलेशन है मूवी एग्जिट के नाम से. इसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं: नेम, एड्रेस, सर्टिफिकेट नंबर, नेटवर्क, ओके. सो अगर स्टूडियो में फॉरेन की का कंस्ट्रेंट अगर आपने अप्लाई करना है तो यू मस्ट हैव एटलीस्ट 2 टेबल्स, ठीक है. आपके पास 2 टेबल्स होंगे तो तब फॉरेन की का कंस्ट्रेंट अप्लाई होगा. वो किस तरह से अप्लाई होगा? प्रेस नंबर स्टूडियो में एक एट्रीब्यूट है इंटीजर टाइप का और ये एज ए फॉरेन की बिहेव कर रहा है. फॉरेन की बिहेव करने का मतलब ये है कि ये किसी दूसरे टेबल में किसी प्राइमरी की को रेफर कर रहा है. तो ये हम कुछ इस तरह से डिक्लेयर करेंगे: प्रेस नंबर इंट रेफरेंसेस मूवी एग्जिट. ये मूवी एग्जिट टेबल को रेफर कर रहा है और मूवी एग्जिट टेबल के इस एट्रीब्यूट को रेफर कर रहा है सर्टिफिकेट नंबर को, ठीक है. तो जो मूवी एग्जिट जो रिलेशन है हमारे पास वो कुछ उसका स्कीमा कुछ इस तरह से है, ठीक है. तो ये है फॉरेन की. क्या फॉरेन की जब आपने डिक्लेयर करनी है तो आप एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो उस टाइम पे अगर आप किसी एट्रीब्यूट को फॉरेन की बनाना चाहते हो तो आप फॉरेन की कुछ इस तरह से बना सकते हो, ठीक है. लेकिन अगर आपने पहले एट्रीब्यूट को डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद फिर आप उसको फॉरेन की बनाना चाहते हो तो वो कुछ इस तरह से बनेगी कि आप प्रेस नंबर को आप डिक्लेयर कर दोगे, प्रेस नंबर, प्रेस सी नंबर, इंटीजर टाइप का है ये एट्रीब्यूट,
ठीक है, और आपके बाद कॉमा लगाया और इसको आप फॉरेन की बनाना चाहते हो तो आप फॉरेन की का कीवर्ड यूज करेंगे। फॉरेन की किसको बनाना चाहते हो, प्रेस नंबर को। मींस यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट देंगे इस टेबल में से वो एट्रीब्यूट जो है वो फॉरेन की के तौर पर बिहेव करेगा। और ये किसको रेफर कर रहा होगा, रेफरेंसेस मूवी एग्जिट टेबल को रेफर कर रहा होगा। और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर एट्रीब्यूट है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम ये फॉरेन की बना लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें तो बहुत से कंस्ट्रेंट्स अप्लाई हो जाते हैं। जिस तरह से प्राइमरी की में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स अप्लाई हो जाते हैं ना, इसमें फॉरेन की में भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं। तो लेट्स सी कि वो कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अप्लाई हो जाते हैं। क्या सो किस तरह से अप्लाई होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यूजिंग पेंट। ठीक है, बेसिकली आपके पास एक टेबल है, ठीक है, वो है स्टूडियो के नाम से। उसमें कह दूँगा एस टेबल है आपके पास, और एक टेबल है आपके पास एम। एम टेबल में हमारे पास, ये एम टेबल है हमारे पास, इसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं ए और बी। और जो एस टेबल है उसमें हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं सी और डी। अब ए एट्रीब्यूट्स जो है ये इसमें प्राइमरी की है, और सी एट्रीब्यूट जो है वो इसमें प्राइमरी की है। ठीक है, एस टेबल में। अब प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि इसमें जो भी वैल्यूज़ होंगी वो कुछ इस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फॉर एग्जाम्पल 14 है, ये इंटीजर टाइप का है, ये कैरेक्टर टाइप का है, इसमें ए है यहाँ पे। ठीक है, ये 15 है। ठीक है, और यहाँ पे सपोज बी, यहाँ पे सपोज ये ए बी है, यहाँ पे ए सी है, इस तरह से वैल्यूज़ हैं। अगर मैं यहाँ पे ए डी लिखना चाहता हूँ, ठीक है, और इसको मैं नल नल जो है वो ऐसे रहना चाहता हूँ, नल रखना चाहता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसकी वैल्यू जो है वो नल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की जो है जब आप किसी एट्रीब्यूट को बनाते हो तो उसकी वैल्यू जो है वो नल नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक तो ये कंस्ट्रेंट है, नंबर वन। प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट ये है। नंबर टू, इसमें वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो सकती। मैं दोबारा से 14 नहीं लिख सकता। अगर मैं 14 ये वाला टप्पल इंसर्ट करूंगा तो इसके ऊपर एरर आएगा कि ये वैल्यू जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लिहाजा ये इसमें इंसर्ट नहीं हो सकती। तो ये दो कंस्ट्रेंट होते हैं प्राइमरी की के कंस्ट्रेंट। अब फॉरेन की के कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? फॉरेन की जो है, ये मैं फॉर एग्जांपल एम एक टेबल है मेरे पास, तो इसमें मैं ये प्राइमरी की है 14, 15 और 17। तो ये इसमें कुछ इस तरह से एट्रीब्यूट्स हैं, वैल्यूज़ हैं। अब एस टेबल है, एस टेबल में जो डी है वो मैं फॉरेन की के तौर पर बिहेव करवाना चाह रहा हूँ। ये फॉरेन की होगी, ठीक है, और ये किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की को रेफर कर रही होगी। तो दूसरे टेबल में प्राइमरी की को रेफर कर रही है, वो ये वाला एट्रीब्यूट है 14, ये ए को रेफर कर रही है। तो यहाँ पे सपोज सी की जो वैल्यूज हैं वो है 1, 2 और 3, ये भी प्राइमरी की है ये एट्रीब्यूट। यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट है डी के ऊपर कंस्ट्रेंट्स ये होगा, तो फॉरेन की जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ये होगा कि डी में कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती जो कि ए का पार्ट नहीं है। मींस यहाँ पे जो वैल्यूज आप लिखोगे ना वो या तो 14 होगी, 15 होगी, ठीक है, 17 होगी, इस तरह से वैल्यूज जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ पे सपोज 13 इंसर्ट कर सकते हैं तो इसका आंसर है नो। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट है फॉरेन की का। फॉरेन कंस्ट्रेंट ये है कि फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच विद द रेफर्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, जो रेफर्ड वैल्यू एट्रीब्यूट है किसी दूसरे टेबल में जो कि एज ए प्राइमरी की के तौर पर बिहेव कर रहा है, ठीक है, उस एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो मैच करनी चाहिए यहाँ पे जो आप वैल्यूज देंगे। ठीक है, तो 13 चूंकि मैच नहीं कर रहा यहाँ पे, ये 13 यहाँ पे इस टेबल में 14 में 15 में 17 में इसके साथ इन वैल्यूज के साथ मैच नहीं कर रहा, तो ये एट्रीब्यूट की वैल्यू हम यहाँ पे नहीं दे सकते। ठीक है, सो नंबर वन ये तो फॉरेन की का कंस्ट्रेंट है कि जब जब भी कोई वैल्यू आपने इंसर्ट करनी है इट शुड मैच विद रेफर्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये रेफर्ड एट्रीब्यूट के साथ मैच करनी चाहिए, नंबर वन। फॉरेन की में वैल्यूज जो है वो रिपीट हो सकती हैं, जैसे 14 दोबारा से आ सकता है। ठीक है, तो 14 जो है वो यहाँ पे मैच कर रहा होगा इसके साथ। ठीक है, नंबर वन। और नंबर टू, फॉरेन की में वैल्यूज जो हैं वो नल आ सकती हैं। ठीक है, हो सकता है कि कोई वैल्यू जो है ऐसी हो जो किसी को रेफर ना कर रही हो। ठीक है, तो इसमें वैल्यू जो है वो नल आ सकती हैं।
तो फॉरेन की में वैल्यूज जो है रिपीट भी हो सकती हैं, फॉरेन की में वैल्यूज जो है वो नल भी हो सकती हैं, ठीक है। और फॉरेन की में जो वैल्यू है इट मस्ट मैच विद द टू रेफर्ड वेरिएबल, रेफर्ड एट्रीब्यूट। तो रेफर्ड एट्रीब्यूट जो है उसकी जो वैल्यूज होंगी सिर्फ वही वैल्यूज जो है आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, अदरवाइज इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ये था इंसर्शन कंस्ट्रेंट कि जब आप फॉरेन की बना लेते हो, तो जब आपने वैल्यूज एस टेबल में इंसर्ट करनी है, तो अगर मैं कहूँ कि मैं एस टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करना चाहता हूँ और वो वैल्यूज हैं 17 कॉमा 5, तो स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि ये वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी कि नहीं होगी। स्टूडेंट्स आपको आवाज़ आ रही है? ये वैल्यू इंसर्ट होगी कि नहीं होगी? ये वाली वैल्यू इंसर्ट होगी कि नहीं होगी? ये वाली वैल्यू इंसर्ट होगी कि नहीं होगी? बताएं। सर फर्स्ट वाली नहीं होगी, सेकंड वाली हो सेकंड वाली, जाएगी। सर फर्स्ट वाली क्यों नहीं होगी? सर ये कॉलम वाइज दिया हुआ है ना आपने, 17 सी के लिए हाँ जी, और 5 डी के हाँ ये लिए। कॉलम वाइज है, सी और डी कॉलम वाइज है, ये सी की सर वैल्यू है, फर्स्ट वाली नहीं होगी, सेकंड वाली हो जाएगी। फर्स्ट वाली, ये है सेकंड फर्स्ट वाली भी वाली, नहीं होगी सर। सर फर्स्ट क्योंकि वाली नहीं होगी, फर्स्ट वाली में डी में जी 5 आ रहा है और एम टेबल के अंदर 5 है नहीं किसी एक ही कॉलम में। बिल्कुल सही है। जो ये वैल्यू है इट मस्ट मैच विद द वैल्यू ऑफ ए टेबल, ए एट्रीब्यूट। तो अगर ए एट्रीब्यूट में 5 जो है वो नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी, तो ये किसको रेफर कर रहा है? ये कोई इलीगल वैल्यू को रेफर कर रहा है, तो ये वैल्यू इसमें नहीं है, तो ये लिहाजा ये टपल जो है वो इंसर्ट नहीं होगा। अब दूसरे टपल की बात करें, इसमें 15 जो है, अगर मैं बात करूँ इसमें 15 और नल की, तो ये वैल्यू जो है इंसर्ट हो जाएगी, क्योंकि नल जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है एस टेबल में, फॉरेन की में नल आ सकता है। अब मुझे ये बताएं कि ये वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी? यस सर ये हो जाएगी। नहीं सर ये नहीं होगी, ये नहीं होगी क्यों? सर, क्योंकि इसके अंदर सी के अंदर ट्री पहले से इंसर्ट है। क्या पहले से इंसर्ट है? सर ट्री पहले से है सी कॉलम में, प्राइमरी की में, वो हाँ तो रेपिटेशन नहीं आ ये सकती। जो कि प्राइमरी की एट्रीब्यूट है, सी एट्रीब्यूट, तो इसमें रेपिटेशन नहीं हो सकती। तो आप अगर 3 और 14 के नाम से अगर दोबारा से अगर आप टपल इंसर्ट करना चाहते हो, तो ये टपल जो है वो इंसर्ट नहीं होगा। क्यों इंसर्ट नहीं होगा? ये प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को वायलेट कर रहा है, ये प्राइमरी की वायलेशन हो रही है। और ये जो 17 और 5 जो है, ये इस वजह से इंसर्ट नहीं होगा यहाँ पे कि ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट की वायलेशन है। तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट और 5 जो है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट वायलेशन है। तो आपको पता चल गया कि प्राइमरी की वायलेशन क्या होती है और सेकेंडरी की वायलेशन क्या होती है। तो ये आपको आइडिया हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से है इसमें कि ये वायलेशन जो है वो सिर्फ इंसर्शन के ऊपर नहीं हो सकते, ये डिलीशन और अपडेशन के ऊपर भी हो सकते हैं। ये अभी बात हो रही है सिर्फ इंसर्शन की, कि अब जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो उस वक्त ये कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो चेक हो रहे हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो चेक कर रहा है कंस्ट्रेंट्स को, और अगर वो उनकी कंडीशंस पूरी नहीं हो रही तो वो एरर जनरेट करता है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि ये मेरे पास ये टेबल है एस का और एम का, और इसमें ये वैल्यूज़ हैं, और मैं जो है ना वो डिलीट कर देता हूँ, डिलीट टपल कर देता हूँ। कौन सी टपल में डिलीट कर देता हूँ? मैं एम टेबल में से मैं एम टेबल में से ये टेबल जो है उसमें से 14 ए बी, ये जो टपल है ये मैं डिलीट कर देता हूँ, व्हाट विल हैपन? क्या ये डिलीट हो जाएगा टपल? ये टपल मैं डिलीट करना चाहता हूँ। यस सर ये ए बी लिखा हुआ है। हाँ जी, ये भी ये नज़र आ रहा है ये। यस सर हो जाएगा सर। तो ये जब टपल डिलीट हो जाएगा, ठीक है, तो व्हाट अबाउट ये 14 किसको रेफर करेगा? ये वाला 14 और ये वाला 14 एस टेबल में। सर वो पे नल को करेगा मैं। नाल को। तो यहाँ पे 3 पॉलिसीज होती हैं,
जो 3 पॉलिसीज ये हैं कि डिफ़ॉल्ट पॉलिसी जो होती है वो ये होती है कि ये डिलीट नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि एस टेबल में जो वैल्यूज़ हैं वो इसको रेफ़र कर रही हैं। तो ये जो अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो एम के ऊपर, तो ये ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होगा। एसक्यूएल जो सर्वर है उसके ऊपर एरर जनरेट करेगा। वो कहेगा कि एस टेबल में कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि इसको रेफ़र कर रही हैं, तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। तो पहली पॉलिसी ये होती है जो कि डिफ़ॉल्ट पॉलिसी होती है। नंबर 2 नंबर 2 ये पॉलिसी होती है कास्केडेड। ठीक है, कास्केडेड का मतलब क्या होता है? कास्केडेड का वर्ड आपने कभी सुना है? कास्केडेड कास्केडेड का मतलब होता है रिकर्सिव। ठीक है, तो रिकर्सिव का मतलब ये है कि अगर आपने 14 को ये वाली एंट्री को डिलीट करना है, ये वाली जो जिसको मैंने रेफर किया हुआ है, तो अगर आपने इस एंट्री को डिलीट करना है, इस टपल को, तो कास्केडेड पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंटेड है तो उस केस में वो कहता है कि 14 को भी डिलीट कर दो एम टेबल में से, और इसको जो टेबल इस एंट्री को रेफर कर रहा है ना, उनको भी डिलीट कर दो। तो ये वाली एंट्री भी डिलीट हो जाएगी कास्केडेड की पॉलिसी के केस में इस एस टेबल से, और ये वाली एंट्री भी जो डिलीट हो जाएगी क्योंकि ये भी इसी को रेफर कर रही थी। तो ये दोनों की दोनों एंट्रीज जो हैं वो डिलीट हो जाएंगी, वो टपल सारी की सारी रिमूव हो जाएंगे। तो इस एक टपल के केस में 3 टपल्स एक्चुअली जो है वो रिमूव हो जाएंगे। और इट माइट पॉसिबल कि एम टेबल को कोई और टेबल जो है वो भी रेफर कर रहा हो, किसी और टेबल में कोई और एट्रीब्यूट है वो भी उसकी फॉरेन की जो है वो इसको रेफर कर रही हो। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन के कौन कौन से टेबल्स हैं, उनमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स एम टेबल के इस एट्रीब्यूट को रेफर कर रहे हैं। तो अगर हम एम टेबल की इस एंट्री को रिमूव करते हैं तो वो फिर उसके कॉन्सिक्वेंटली जो दूसरे टेबल्स होंगे उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी, उनके जो टपल्स हैं वो भी डिलीट होंगे। तो ये कास्केडेड पॉलिसी होती है। पहली जो है वो डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है। डिफ़ॉल्ट पॉलिसी में मैं आपको बताया कि ये जो है ना, डिफ़ॉल्ट पॉलिसी में ये रिमूव नहीं होगा, एरर आएगा। ठीक है, तो ये पहली पॉलिसी में डिलीट नहीं होगा। दूसरी पॉलिसी में कास्केडेड में ये हो जाएगा, लेकिन एम टेबल से भी एंट्रीज जो हैं वो रिमूव होंगी, और एस टेबल में भी एंट्रीज जो हैं वो रिमूव होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। ठीक है, तो ये एक दूसरी पॉलिसी होती है। एक तीसरी पॉलिसी होती है। तीसरी पॉलिसी ये होती है कि आप एस टेबल में, अब इसकी वजह से आप सारा का सारा टपल रिमूव कर रहे हो सकता है इसमें 10 एट्रीब्यूट्स हों, उनमें जो डेटा हो वो चाहिए हो, और अगर ये रेफरेंस ना भी चाहिए हो तो ठीक है, चलेगा। तो उस केस में आप जो है ना सेट नल की पॉलिसी यूज़ करते हैं। सेट नल की पॉलिसी ये होती है जो आपने बताया कि नल कर देंगे उनकी एंट्रीज को। तो अगर आप एम में ये एंट्री रिमूव करना चाहते हैं 14 ए बी वाली, तो जिस जिस जो एंट्रीज जो हैं, जो टपल्स एस टेबल में 14 को रेफर कर रही होंगी, 14 की जगह पे नल आ जाएगा। तो वो सेट नल पॉलिसी होती है। तो इस केस में दूसरे टेबल्स में से जो रेफर्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके टपल्स रिमूव नहीं होते, बाकी सिर्फ उनकी वैल्यूज जो हैं वो नल से हम रिप्लेस कर देते हैं। तो ये 3 पॉलिसीज होती हैं। तो 3 पॉलिसीज के अगर जिस तरह से आपको फॉर एग्जांपल किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, लेट्स सी। तो आपको प्राइमरी की और फॉरेन की कंस्ट्रेंट का पता चल गया, लेकिन फॉरेन की कंस्ट्रेंट में जब हम डेटा रिमूव मेंटेनिंग, इसको कहते हैं मेंटेनिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इसमें इंसर्शन के ऊपर, अपडेशन के ऊपर और डिलीशन के ऊपर बेसिकली जो है, जब आप ट्राई टू अपडेट करते हो, ट्राई टू इंसर्ट करते हो, ट्राई टू रिमूव करते हो, तो इसमें कुछ एरर्स आते हैं। वो एरर्स क्या आते हैं वो मैंने अभी आपको बताया है कि एरर्स जो हैं वो किस तरह से आ सकते हैं। तो उनके ऊपर कौन कौन सी पॉलिसीज़ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो? 3 तरह की पॉलिसीज़ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट पॉलिसी जो कि रिजेक्ट कर देगा आपकी मॉडिफिकेशन को, ठीक है। और कास्केड पॉलिसी जो है वो मैंने आपको बताया कि वो जितने भी दूसरे टेबल्स होंगे उनमें जो रेफर्ड एट्रीब्यूट्स होंगे वो सारे के सारे टप्पल्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे जो कि रेफर कर रहे होंगे, ठीक है। और सेट नल पॉलिसी क्या है? सेट नल पॉलिसी में जो रेफर्ड वैल्यूज़ होंगी वो नल से रिप्लेस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये किस तरह से आप जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, ये पॉलिसीज। तो लेट्स सी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रिएट टेबल स्टूडियो है, ठीक है। और इसमें जो प्रेस सी नंबर है एट्रीब्यूट, ये रेफर कर रहा है मूवी एग्जिट में सर्टिफिकेट नंबर को। और इसमें हमने पॉलिसी रखी हुई है ऑन डिलीट के ऊपर। अब अगर डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो सेट नल की हमने रखी हुई है पॉलिसी, ठीक है। याद रहे कि ये सेट नल, इसका मतलब ये है कि जब मूवी टेबल में से, मूवी एग्जिट टेबल में से
सर्टिफिकेट नंबर कोई रिमूव होगा जो कि जिसको प्रेस सी नंबर रेफर कर रहा होगा, तो उस केस में ना सिर्फ सर्टिफिकेट नंबर मूवी एग्जिट में से डिलीट होगा, बल्कि वो सेट प्रेस सी नंबर में उसको हम नल से रिप्लेस कर सकते हैं, नल से रिप्लेस कर देंगे। इस पॉलिसी का मतलब ये है। ऑन अपडेट पे कास्केड पॉलिसी है। ऑन अपडेट का मतलब ये है कि अगर मूवी एग्जिट टेबल में कल को आप सर्टिफिकेट नंबर को अपडेट करते हो, तो सर्टिफिकेट नंबर जो है वो प्रेस सी में भी अपडेट होगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो सेट नल और कास्केड पॉलिसी, इन दोनों का आपको पता चल गया कि सेट नल और कास्केड पॉलिसी, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पॉलिसी जो है वो वही होती है जो एरर पॉलिसी है, तो वो आपको रिमूव नहीं करने देगा, ठीक है। तो जब आप सेट नल कर देते हो तो वो बेसिकली वो डेंगलिंग पॉइंटर बन जाता है, वो डेंगलिंग टपल बन जाता है, वो किसी उसके ऊपर आप ज्वाइन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। दो टेबल्स को जब आपने ज्वाइन करना है तो उसके ऊपर ज्वाइन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये थे कुछ कंस्ट्रेंट्स जो कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स और रेफरेंशियल की कंस्ट्रेंट्स जो हैं, फॉरेन की कंस्ट्रेंट उसके हवाले से थे। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये किस तरह से वर्क करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। अब दो तीन और कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम फिर ट्रिगर्स के ऊपर जाएंगे। कंस्ट्रेंट्स ऑन एट्रीब्यूट्स एंड टपल्स। कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो कि आप प्राइमरी की और फॉरेन की के अलावा भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो कि एट्रीब्यूट कंस्ट्रेंट्स होते हैं और टपल बेस्ड कंस्ट्रेंट्स होते हैं। एट्रीब्यूट कंस्ट्रेंट का मतलब है कि एक सिंगल एट्रीब्यूट के ऊपर आप कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हो, कोई लिमिट अप्लाई करते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करते हो। और टपल बेस्ड कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये है कि आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के ऊपर जो है वो कंबाइनली कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो। तो एक कंस्ट्रेंट है नॉट नल कंस्ट्रेंट, ठीक है। नॉट नल किसी भी एट्रीब्यूट को अगर वो प्राइमरी की नहीं है, क्योंकि प्राइमरी की में वो ऑटोमेटिकली वो कंस्ट्रेंट अप्लाई हो जाता है नॉट नल का, तो अगर वो प्राइमरी की नहीं है तो आप उसको उसके ऊपर नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे कि प्रेस सी नंबर है जो कि फॉरेन की तौर पर बिहेव कर रहा है, तो ऑब्वियस मैंने आपको कहा था कि फॉरेन की में नल वैल्यूज आ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि नल वैल्यूज ना आए तो आप नॉट नल जो है वो एंड लास्ट पे लिख दें इस एट्रीब्यूट की डेफिनेशन में। तो आपको आपको ये होगा कि ये इस एट्रीब्यूट की वैल्यू में कभी भी नल नहीं आएगा, ठीक है। नल इज नॉट एक्सेप्टेबल। जब आप डाटा इंसर्ट करोगे तो यू हैव टू इंसर्ट द वैल्यू ऑफ प्रेस सी, अदरवाइज इसमें वैल्यू जो है वो नल नहीं हो सकती, एरर आएगा, ठीक है। तो ये था एट्रीब्यूट कंस्ट्रेंट। एट्रीब्यूट कंस्ट्रेंट में आप नल की बेस पे भी कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हो तो इस तरह से लगा सकते हो, इस तरह से आप वैल्यू बेस्ड कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हो यूजिंग चेक कीवर्ड। चेक कीवर्ड जो है वो ये कहता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो पर्टिकुलर रेंज में रखना चाहते हो तो आप इससे वो जो है वो रेंज जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि प्रेस सी की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख हो, तो ये कंस्ट्रेंट जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं प्रेस सी के ऊपर। एक प्रेस सी नंबर में जो वैल्यू है वो इस ग्रेटर देन 1000 हो या 1 लाख हो, ठीक है। तो ये चेक का कीवर्ड आप यूज करेंगे, चेक आगे प्रेस सी नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख। तो इससे ये होगा कि इसकी जो वैल्यू होगी, ये एट्रीब्यूट जो कि इंटीजर टाइप का एट्रीब्यूट है ये, तो इस जो प्रेस सी नंबर एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा ही आप इंसर्ट कर सकते हो, और 1 लाख से कम अगर ये वाला कंस्ट्रेंट अप्लाई हुआ है और अगर आप इसमें वैल्यू जो है वो इंसर्ट करते हो 99 स्पोज तो वो इंसर्ट नहीं होगी, ठीक है। क्यों इंसर्ट नहीं होगी? क्योंकि ऊपर कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, चेक का कंस्ट्रेंट लगा हुआ है कि आप इसकी वैल्यू जो है वो 1000 से ग्रेटर ही पुट कर सकते हैं, स्मॉलर पुट नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह से अगर आपके पास एक वेरिएबल है, एक एट्रीब्यूट है जेंडर के नाम से, तो जेंडर जो है वो करेक्टर टाइप का है और एक करेक्टर जो है वो इसको एलोकेटेड है। तो इसमें आप एक करेक्टर में आप एक करेक्टर स्टोर कर सकते हैं जेंडर में। तो यहाँ पे वो कहता है कि जेंडर में या तो एम आएगा या एफ आएगा। तो इसके ऊपर जब कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे चेक आगे पैरेंथेसिस जेंडर, जेंडर जो है वो एट्रीब्यूट का नेम है। इन का कीवर्ड जो है, इन का ऑपरेटर हम डिस्कस कर सकते हैं, स्पेशल ऑपरेटर है और इसका मतलब ये होता है कि इसने मैच करना है, कंपैरेटर ऑपरेटर है ये। तो इसने कंपेयर करना है जितनी भी वैल्यूज हैं इस लिस्ट में, आगे हम लिस्ट पास करते हैं इसको, अगर किसी एक के साथ भी मैच कर जाती है तो इसकी वैल्यू जो है वो ट्रू आएगी,
कंस्ट्रेंट की वैल्यू जो आप अप्लाई कर रहे हो, अगर इसकी वैल्यू ट्रू आएगी तो एरर नहीं आएगा, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी तो एरर आएगा। तो अगर जेंडर की जो वैल्यू है वो एफ के इक्वल है या फिर एम के इक्वल है तो कंस्ट्रेंट जो है वो सेटिस्फाइड है, अदरवाइज वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, एरर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये है एट्रीब्यूट बेस्ड कंस्ट्रेंट, जिसमें आप ना सिर्फ इंटीजर्स के ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हो बल्कि स्ट्रिंग टाइप एट्रीब्यूट्स के ऊपर भी कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब ये थे एट्रीब्यूट्स बेस्ड कंस्ट्रेंट। हम टपल बेस्ड कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। टपल बेस्ड कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि जब आप एक पूरी रो के ऊपर, पूरी टपल के ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाहते हो, ना कि सिर्फ एक सिंगल एट्रीब्यूट के ऊपर। ठीक है, तो वो किस तरह से अप्लाई होंगे? ये सम टाइम जो है वो कुछ टपल्स होती हैं जो कि इंटरलिंक्ड होती हैं आपस में। जैसे अगर किसी का जेंडर जो है वो एफ है तो उसका जो नेम है, नेम एट्रीब्यूट जो है वो मिस से स्टार्ट होगा ना, मिस्टर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर किसी का जेंडर जो है वो एम है, मेल है, तो उसका जो नेम है वो मिस्टर से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि टपल बेस्ड कंस्ट्रेंट्स हैं, जो कि मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो इसको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे? उसको हम कुछ इस तरह से अप्लाई करेंगे, वो भी चेक की कीवर्ड से अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का नेम लिखेंगे। जैसे कि क्रिएट टेबल्स मूवी स्टार के नाम से हमने टेबल क्रिएट किया, उसमें नेम एक एट्रीब्यूट है, वो प्राइमरी की के तौर पर बिहेव कर रहा है, एड्रेस एक एट्रीब्यूट है, जेंडर एक एट्रीब्यूट है और बर्थडे एक एट्रीब्यूट है। अब आप चाहते हो कि जेंडर जो है अगर एफ है, ठीक है, तो उसका नेम जो है इट मस्ट मैच विद मिस्टर, विद मिस। ठीक है, तो अगर जेंडर जो है वो एफ है, ठीक है, तो नेम जो है वो मिस्टर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेम जो है वो मिस्टर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली ये कंस्ट्रेंट जो है इसको इंश्योर कर रहा है। ठीक है, मीन्स या तो जेंडर एफ होगा, ठीक है, तो और अगर और का ऑपरेटर होगा, ठीक है, नेम नॉट लाइक मिस। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है अगर होल्ड कर रही है तो फिर जो है वो इसका मतलब है कि वो आपका जो टपल है वो इंसर्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये टपल इंसर्ट नहीं होगा। इट्स बिट लाइक कंफ्यूजिंग, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे, इसको गौर से इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये जो है ये चल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू इसकी ट्रू फॉल्स कब होगी? इसकी फॉल्स तब वैल्यू तब होगी इस कंस्ट्रेंट की जब यहाँ पे जेंडर में एम होगा, ये वाली और से पहले जो कंडीशन है वो भी फॉल्स होगी, और के बाद जो कंडीशन है वो भी फॉल्स होगी। और में यू नो कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आंसर जो है वो ओवरऑल जो वैल्यू है वो ट्रू हो जाती है। तो इसमें ये वाली और से पहले जो कंडीशन है वो भी फॉल्स होनी चाहिए और के बाद भी कंडीशन जो है वो फॉल्स होनी चाहिए। दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तब ओवरऑल चेक की कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी। तो जेंडर अगर एफ है, जेंडर अगर एम है, अगर एम लिख लेते हैं और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एम वाली पहले, और हम जो है वो मिस्टर लिख लेते हैं। तो मिस्टर अगर हम नेम जो है उसमें मिस्टर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एम आ रहा है और इसमें 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 नॉट लाइक एम एस, ये बेसिकली ये कंडीशन जो है इसमें एम एस है, मिसिस के नाम से है। सो नेम में अगर आपने मिस दे दिया है और जेंडर में आपने एम दे दिया तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। तो एम के अगेंस्ट मिस तो नहीं आना चाहिए ना, तो ये जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ऑब्वियसली डेटा जो है वो इंसर्ट नहीं होगा। तो इसको आप इंसर्ट करके देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इंसर्ट जो है वो टपल बेस्ड कंस्ट्रेंट कुछ इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स में हमने देख लिया कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्या होता है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या होता है, और उसके बाद टपल बेस्ड कंस्ट्रेंट क्या होता है, एट्रीब्यूट बेस्ड कंस्ट्रेंट क्या होता है। अब हम ट्रिगर्स देखते हैं। ट्रिगर्स क्या होते हैं? ट्रिगर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली इन्वोक होते हैं। ठीक है, ये ऐसे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं यूज़र डिफाइंड जो कि किसी इवेंट की बेस पे ऑटोमेटिकली ट्रिगर होते हैं। वो इवेंट जो है वो पहले से हमने डिफाइन किया होता है कि ये इवेंट्स हैं और उनकी बेस पे ये ट्रिगर्स जो हैं वो इन्वोक होंगे। ठीक है, सो ट्रिगर्स आर स्टेटमेंट्स which are automatically invoked on particular events. Okay, तो ये इसकी प्रिसाइज डेफिनेशन है ट्रिगर्स की। ट्रिगर्स आर स्टेटमेंट्स, प्रोसीजर्स which are automatically invoked on particular
इवेंट और कंडीशन, वो कोई कंडीशन होगी जब वो मीट करेगी, जब वो कंडीशन जिसके ऊपर हमने ट्रिगर लगाया होगा, जब भी वो कंडीशन मीट करेगी तो वो ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर जो है वो इन्वोक हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिगर्स जो है वो किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं और वो इसकी कैसे इन्वोक कर सकते हैं। तो लेट्स से सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिलेशन है मूवी एग्जिट के नाम से। स्टूडेंट्स याद रहे कि ये मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ अब फर्स्ट कोर्स इन डेटाबेस सिस्टम, ये मैंने जो है आपको बताया हुआ है, ये रेफरेंस बुक है फर्स्ट कोर्स इन डेटाबेस सिस्टम के नाम से। ये आप उसका 7th चैप्टर में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर किसी ने अभी तक भी ये बुक डाउनलोड नहीं की तो वो इसको डाउनलोड कर ले, फर्स्ट कोर्स इन डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, इसका लिंक जो है वो मैंने LMS के ऊपर अपलोड किया हुआ है। काइंडली आपको इधर से उधर से जाके इसको देख लें कि कहाँ से ये डाउनलोड होगी, तो आप इसको डाउनलोड, वैसे भी गूगल पे आप लिखेंगे तो आप ये इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसका चैप्टर नंबर 7 जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये बुक जो है वो काफ़ी अच्छी थी इस हवाले से, इस वजह से मैं इसको रेफर कर रहा हूँ। तो काइंडली इसको जो है ना वो डाउनलोड कर लें अगर आपने स्टिल डाउनलोड नहीं की। ओके, सो अभी हम ट्रिगर्स देख रहे थे। तो अगर आपने ट्रिगर अप्लाई करना है, ठीक है, तो वो किस तरह से अप्लाई होगा। मूवी एग्जिट के नाम से एक रिलेशन है, उसमें नेम, एड्रेस, सर्टिफिकेट नंबर एंड नेटवर्क, इसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं, 4 एट्रीब्यूट्स हैं इसमें। तो हम ट्रिगर क्रिएट करते हैं। तो ट्रिगर क्रिएट करने की जो पहली स्टेटमेंट है, जिस जिस ट्रिगर का आपने नेम रखना है वो आप लिखेंगे क्रिएट ट्रिगर, अगर ट्रिगर का नेम आएगा नेटवर्क ट्रिगर। ठीक है, तो ये ट्रिगर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और वो कौन सी कंडीशन है जिसके ऊपर आपने इन्वोक करना है। मैंने कहा था कि ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, वो स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, वो नीचे हमने स्टेटमेंट्स यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। ठीक है, करना क्या है वो हमने नीचे लिखा हुआ है, वो बाद में बताता हूँ आपको, लेकिन कब करना है ये बेसिकली बताने लगे हैं पहले। स्टेटमेंट नंबर 2 में, लिखा हुआ है आफ्टर अपडेट ऑफ नेटवर्थ ऑन एम मूवी एग्जिट। इसका मतलब ये है कि नेटवर्थ जो है वो चूंकि यहाँ पे एट्रीब्यूट है मूवी एग्जिट में, तो हम ये जो ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं ये मूवी एग्जिट के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं, मूवी एग्जिट रिलेशन के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं, और उसके एट्रीब्यूट नेटवर्थ के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं। कब क्रिएट कर रहे हैं, आफ्टर, कब ये इन्वोक होगा, आफ्टर अपडेट, जब भी मूवी एग्जिट टेबल में नेटवर्थ एट्रीब्यूट अपडेट होगा, जब भी ये वैल्यू कोई इसकी अपडेट होगी इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की, दूसरे एट्रीब्यूट्स की नहीं, जब इस एट्रीब्यूट की वैल्यू अपडेट होगी मूवी एग्जिट में, तो ये ट्रिगर इन्वोक होगा। कौन सा, नेटवर्थ ट्रिगर के नाम से। तो ये इन्वोक होगा, ये चल जाएगा, ये एग्जीक्यूट होगा। अब ये जब एग्जीक्यूट होगा तो करेगा क्या, वो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो कि एग्जीक्यूट होंगी। तो स्टेटमेंट्स 3 में हम रेफरेंसिंग के नाम से कीवर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है ना रेफरेंसिंग जो है ये कीवर्ड हमें फैसिलिटेट करता है कि हम प्रीवियस रो जो अपडेट होनी है वो वाली रो उसको भी रेफर कर सकते हैं, और जो न्यू जो प्रीवियस ओल्ड रो है उसको भी रेफर कर सकता है, जो न्यू रो जो अपडेट होनी है उसको भी रेफर कर सकता है। मींस जब आपने एक टेबल को आपने उसमें कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं और एक न्यू वैल्यू जो से आप उसको अपडेट करते हो यूजिंग अपडेट मूवी एग्जिट सेट ब्ला ब्ला एंड वेयर दैट डैश, तो ये जो अपडेट की जो क्यूरी है जब आप वो एग्जीक्यूट करोगे तो जो पहले उस एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी वो, और जो दूसरी नई वैल्यूज होंगी वो दोनों की दोनों जो है वो बेसिकली 2 कीवर्ड्स में आ जाती हैं। उन कीवर्ड्स को हम कहते हैं ओल्ड रो एंड न्यू रो। जो रो अपडेट होती है वो ओल्ड रो के नाम से भी एक पॉइंटर होता है जो प्रीवियस रो को, ओल्ड रो को रेफर कर रहा होता है, और एक न्यू पॉइंटर होता है न्यू रो के नाम से, वो न्यू रो को रेफर करता है। तो उसको हम एज कीवर्ड के नाम से उसको हम रीनेमिंग कर रहे हैं। ओल्ड रो को हम एज कर रहे हैं ओल्ड टपल, और न्यू रो को हम कह रहे हैं कि एज न्यू टपल। ओके, तो अब जो जो रो अपडेट हो रही है सारी की सारी रोज के ऊपर हमने वो कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है। कौन सा कंस्ट्रेंट, कौन सा ट्रिगर अप्लाई करना है, फॉर ईच रो। ठीक है, व्हेन ओल्ड टपल डॉट नेटवर्क, जो 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 ओल्ड टपल होगी उसमें अगर नेटवर्क की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है न्यू टपल डॉट नेटवर्क, जो न्यू आप डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, अगर न्यू डेटा जो है उसकी वर्थ जो है वो कम है एज कम्पेयर टू ओल्ड नेटवर्क, तो वो कहता है कि आप इसको क्या करें, अपडेट मूवी एग्जिट टेबल को आप अपडेट करें। किस तरह से,
सेट नेटवर्थ इज इक्वल टू ओल्ड टपल डॉट नेटवर्थ, मतलब कि आप उसको चेंज ना करें। अगर आपने कोई डेटा न्यू आप डेटा जो है वो आपने इंसर्ट करना है, ठीक है, और मैं आपकी इसकी एग्जांपल देता हूँ यूजिंग पेंट। ऐसे एक रिलेशन है, उसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं ए बी, ठीक है, और इसमें ये जो हमारे पास ये प्राइमरी की है ए 2 3 4, ये इसमें वैल्यूज़ हैं, और इसमें कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, वो है सपोज 1000 है, 2000 है, 4000 है। और मैं एक क्यूरी एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं कहता हूँ अपडेट, मैं कहता हूँ अपडेट एस, एस को अपडेट करो, सेट सेट बी इज इक्वल टू 2000, या 1500 लिख देता हूँ, वेयर ए इज ग्रेटर देन 1। तो ये मैं क्यूरी जब एग्जीक्यूट करूंगा तो इस क्यूरी से कौन कौन सी जो है वो टपल्स अपडेट होंगी, इसमें इसमें ये वाली जो टपल है वो भी अपडेट हो रही है, ये भी टपल अपडेट हो रही है, ये भी टपल अपडेट हो रही है, तो ये तीनों के तीनों टपल्स जो है वो अपडेट हो रही हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने एक ट्रिगर अप्लाई किया हुआ है। ट्रिगर ये कहता है कि जब भी बी जो है वो अपडेट होगा, ठीक है, तो आपने उसके ऊपर ट्रिगर अप्लाई करना है, ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है। तो आपने एक तो ओल्ड रो लेनी है, ठीक है, ये ओल्ड रो है, और न्यू रो क्या होगी, न्यू रो कुछ इस तरह से होगी 2,1500। तो आप 1000 को बेसिकली 1500 से रिप्लेस करना चाहते हो, तो ये आपके पास न्यू रो है, ठीक है, और इसकी जो न्यू रो है वो है 1500, और इसकी न्यू रो जो है वो है 1500। तो ये जो आपको ये वाली जो टपल्स हैं ये बेसिकली ओल्ड टपल्स हैं, ठीक है, और ये जो टपल्स हैं ये बेसिकली ये क्या है, ये न्यू टपल्स हैं, ठीक है। सो अगर वो कहता है कि आपकी जो बी की वैल्यू है, ठीक है, ओल्ड टपल में बी की वैल्यू जो है, ओल्ड टपल में बी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है न्यू टपल में बी की वैल्यू से, ठीक है, तो आप उसको चेंज ना करो, ठीक है। तो वो ये जो जहाँ जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो वहाँ वहाँ पे न्यू टपल जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकेगा बी को। तो आप देख सकते हो कि पहली रो में 1000 है ओल्ड में, और उसमें जो न्यू में 1500 है, तो ये टपल जो है इससे अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर जो है ये न्यू आंसर जो है इस टेबल में ये आ जाएगा, ये टपल, ठीक है। अगर हम इस टपल की बात करें तो इसमें 2000 जो है वो ग्रेटर है 1500 से, तो लिहाजा ये टपल जो है वो इंसर्ट नहीं होगी, अपडेट नहीं होगी। और 4000 जो है वो 1500 से ग्रेटर है, तो ये भी टपल जो है वो अपडेट नहीं होगी। तो आपके पास जो न्यू टपल का इसके बाद, हालांकि इस क्यूरी के बाद जो आंसर है वो ये आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इस क्यूरी के बाद आंसर ये नहीं आता क्योंकि हमने इसके ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई किया, ट्रिगर अप्लाई किया हुआ है। तो ट्रिगर जो है वो ये कहता है कि जो वैल्यूज़ हैं अगर ओल्ड वैल्यूज़ ग्रेटर हैं प्रीवियस से या न्यू से, तो आप उसको अपडेट नहीं करेंगे। 2 3 4, और यहाँ पे आपके पास आएगा 1500, यहाँ पे आएगा 2000, और यहाँ पे आएगा 4000। ओके, तो आपके पास आंसर ये आएगा एस टेबल में, ना कि ये वाला।
ये नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ट्रिगर्स की अंडरस्टैंडिंग होगी। ट्रिगर्स जो हैं तब इन्वोक होते हैं जब आप जिसके ऊपर आप अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल अपडेट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, इंसर्ट ऑन इंसर्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, तो ये इसके बेसिकली दो ऑप्शन होते हैं, या आफ्टर अपडेट या बिफोर अपडेट। तो अपडेट के पहले भी आप इसको ट्रिगर कर सकते हो, इन्वोक कर सकते हो, अपडेट के बाद भी। तो आफ्टर का अगर कीवर्ड यूज कर रहे हैं जो स्टेटमेंट नंबर 2 में है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 में अगर आप आफ्टर का कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो वो बाद में, अपडेट के बाद ये ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा। और अगर आप बिफोर कर रहे हैं तो वो अपडेट से पहले वो ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी गया कि ट्रिगर को राइट किस तरह से करना है, ठीक है। ये ट्रिगर की सारी स्टेटमेंट्स हैं, ये आपने एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेना है कि किस तरह से ट्रिगर क्रिएट कर सकते हैं। और इससे पहले हम कंस्ट्रेंट्स को देख चुके हैं। तो ये कंस्ट्रेंट्स और ट्रिगर जो है वो इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी है आपके लिए इस लेवल पे कि आपको बताना कि ट्रिगर्स क्या होते हैं और कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह जो है वो इंडेक्सेस उनको देखेंगे, और उसके बाद फिर हम स्टोर प्रोसीजर्स उसको देखेंगे, व्यूज़ को देखेंगे। तो ये 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं एडवांस एसक्यूएल में। उनको हम देखने के बाद फिर हम ट्रांजैक्शन का जो है चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे, तो आपका जो कोर्स है वो एंड अप हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा कोर्स जिन्होंने ये साथ साथ पढ़ा है। अदरवाइज़ तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इग्नोर ही कर रहे हैं, वो अभी वेट ही कर रहे हैं कि कोई रिवीजन करवाएगा। जी स्टूडेंट्स।